नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 43 बी जिसमें बेसिकली रिसेंटली एक अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि अब आपको जो है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट करनी होगी। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की तो ऐसे में वो जो एक्सपेंस है, वो जो परचेजेस है, वो आपको अलाउ नहीं की जाएंगी, आपके प्रॉफिट में ऐड बैक कर दी जाएंगी और ऐसे में जो है आपको ह्यूज टैक्स पे करना पड़ सकता है अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी दो डिटेल्ड वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक दिया गया है जिनको आप देख सकते हैं। और जो भी छोटी छोटी बातें यहां पर आपको समझनी है एमएसएमई पेमेंट्स के रिगार्डिंग, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। लेकिन इसके बावजूद एक और क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि अगर मान लीजिए यह जो बायर है जिस पर सेक्शन 43 भी अप्लाई हो रहा है और ये जो सेलर है जिसको पेमेंट की जानी है, तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि जो बायर का स्टेटस है वो इररेलीवेंट है। चाहे बायर एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिसे पेमेंट करनी है, यहां जो सेलर है जिसे आपको पेमेंट करनी है, उसका स्टेटस आपको चेक करना है। क्या वो माइक्रो इंटरप्राइज है, क्या वो स्मॉल इंटरप्राइज है। और मीडियम इंटरप्राइज पर यह जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इट मींस अगर आपका जो सेलर है वो मीडियम इंटरप्राइजेस में कवर होता है तो ऐसे में जो है सेक्शन 43 भी अट्रैक्ट नहीं होगा। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की डेफिनेशंस दी गई है, टर्नओवर का क्राइटेरिया बताया गया है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया बताया गया है। तो ऐसे में आपको चेक करना है क्या आपका सेलर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर कवर होता है या नहीं। अब एक सवाल आता है कि सर, क्या सेलर का एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है। हालांकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि अगर हम 43 बी को रीड करते हैं तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट 43 बी में नहीं दी गई है। उसमें नहीं कहा गया है कि उसका एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वहां पर कहा गया है कि वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होनी चाहिए। और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के अंदर, जो एमएसएमई एक्ट है, वो अगर उस डेफिनेशन में कवर होता है तो इट मींस वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है और ऐसे में उस पर 43 बी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इट मींस यहां पर एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड होने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं दी गई है इन सेक्शन 43 बी। तो आपका सेलर अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी 43 बी अप्लाई होगा। ये जो है बेसिकली इंटरप्रिटेशन यहां पर ली जा रही है। अब उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर, ये जो एमएसएमई एक्ट जो अप्लाई होता है ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज पर अप्लाई होता है एंड सर्विस सेक्टर जो इंटरप्राइजेस है उन पर एप्लीकेबल होता है। अगर हम बात करें ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर्स पर जो है एमएसएमई एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो क्या अगर हमारा जो सेलर है वो एक होलसेलर ट्रेडर है या फिर रिटेलर ट्रेडर है, तो क्या ऐसे में उस पर भी 43 बी के अकॉर्डिंग जो है 15 डेज या 45 डेज की जो टाइम लिमिट्स है वो एप्लीकेबल होगी या नहीं। क्या सेक्शन 43 बी के तहत अगर टाइमली पेमेंट नहीं की गई तो क्या डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगी या नहीं। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग जो बहुत कंफ्यूजन है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है, ना ही एमएसएमई एक्ट की जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर हम एक बात करें, अगर आप देखेंगे कि बेसिकली जो एमएसएमई एक्ट के अंदर ट्रेडर्स को कवर किया गया था, जब ट्रेडर्स को कवर किया गया था तो एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी, एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था, सॉरी, यहां पर 2 जुलाई 21 को। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर कहा गया था कि ट्रेडर्स को हम एमएसएमई के अंदर सिर्फ एक ही बेनिफिट देने के लिए लेकर आ रहे हैं, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इट मींस जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो बोरोइंग्स दी जाती है बैंक के द्वारा, जो लोन्स दिए जाते हैं, उसमें ट्रेडर्स को भी प्रायोरिटी मिले, ट्रेडर्स को भी जो है जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन्स मिले, उसके लिए ट्रेडर्स को यहां पर एमएसएमई के तहत जो है अलाउ किया गया था कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है ले सकते हैं। इससे पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, ट्रेडर्स को जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस ऑफिस मेमोरेंडम की, इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर साफ साफ कहा गया है कि द रिटेल एंड होलसेल ट्रेड MSMEs are to be restricted to priority sector lending only। अब यहां पर दो बातें, दो इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रही है। कुछ प्रोफेशनल्स का मानना है कि ये जो ट्रेडर्स है
ये एमएसएमई एक्ट में कवर नहीं होते हैं, तो ऐसे में इन पर जो 43B है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि अगर आप देखें कि ट्रेडर्स की भी अगर हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बात करें, अगर उनकी जो टर्नओवर है, अगर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की तो बात होगी ही नहीं, लेकिन बात यहां पर होगी किसकी? टर्नओवर की। टर्नओवर के बेस पर वो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस में डिफाइन किए जा सकते हैं, और ऐसे में जो ट्रेडर है वो भी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस माने जाते हैं। तो इस तरह यहां पर 43B जो है वो अप्लाई होगा। तो ये जो बेसिकली दो इंटरप्रिटेशन यहां पर ली जा रही है। अगर आप इस ऑफिस मेमोरेंडम को और थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो यहां पर लिखा गया है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेड्स एज एमएसएमई एंड दे आर अलाउड टू बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन, कि यहां पर उनको एज एमएसएमई जो है बेसिकली इंक्लूड किया जा रहा है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके अलावा वो एमएसएमई नहीं है। तो मेरी अगर खुद की अगर पर्सनल राय अगर मैं बात करूं तो मैं जो हूं फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में जो है स्टैंड ले रहा हूं कि 43 भी अप्लाई नहीं होना चाहिए एज ए ट्रेडर, क्योंकि वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज नहीं है एज पर एमएसएमई एक्ट। उन्हें सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जो है एक बेनिफिट देने के लिए सिर्फ एमएसएमई माना गया, और उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो उनके लिए जो है बेसिकली एप्लीकेबल किया गया। लेकिन यहां पर इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेडर को जो है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में कवर करने की कोशिश करेंगे, एमएसएमई एक्ट के तहत उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट की जो है उनकी जो पेमेंट अगर आपने टाइमली नहीं की उसको डिसअलाउ किया जा सके। तो ऐसे में वेट करना होगा। अगर टाइम से पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है जिसमें आपको साफ साफ बता दिया जाता है कि ट्रेडर्स को एमएसएमई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो अकॉर्डिंगली जो है उस क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो है आपको अपना जो है स्टैंड लेना होगा, वर्कआउट करना होगा। लेकिन जब तक कोई भी यहां पर क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तब तक आपको जो है इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि ट्रेडर्स को कवर किया जाना चाहिए या नहीं कवर किया जाना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर हम बात करें बीइंग ए प्रोफेशनल, तो हम सेफर साइड के लिए यही रिकमेंड करते हैं कि अगर यहां पर जब तक कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ट्रेडर्स जो है, चाहे वो होलसेलर ट्रेडर है चाहे वो रिटेलर ट्रेडर है, उनकी भी जो पेमेंट्स है 15 डेज या 45 डेज जो भी एज पर टाइम लिमिट्स दी गई हैं एमएसएमई लॉ के अंदर, उसके तहत आपको पेमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 1% भी, ये एक ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया मींस कोई क्लियरिटी यहां पर नहीं है। अगर कोई क्लियरिटी आती भी नहीं है तो ऐसे में अगर आपने ये स्टैंड लिया 43 भी अप्लाई नहीं होगा और बाद में टैक्स ऑफिसर्स ने ये माना कि 43 भी अप्लाई होगा, तो सीधा सीधा आपकी जो परचेज है उसको आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। और इससे जो है अगर बात करें एक ह्यूज इंपैक्ट जो है आपको अपने टैक्सेशन पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब तक इसके रिगार्डिंग कोई क्लियरिटी नहीं आती है तो एटलीस्ट जो पेमेंट्स है 15 डेज या 45 डेज के अकॉर्डिंग आप जो है वो कर सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जितना भी इश्यू रेज होगा, जितना भी कंसर्न रेज होगा, वो रेज होगा बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 24, 31 मार्च 2024 को आपका जो बैलेंस ऑफ क्रेडिटर जो आपकी बैलेंस शीट में होगा उस पर आपका जो है ये कंसर्न रेज होगा, ये इशू रेज होगा। अगर आप पेमेंट ऑलरेडी 31 मार्च से पहले कर चुके हैं, अब चाहे वो आपने 15 दिन के बाद की है या फिर 45 दिन के बाद की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लेट पेमेंट की है। लेकिन एज ऑन 31 मार्च 24 जो भी आपके बैलेंसेस है वो यहां पर जरूर चेक किए जाएंगे कि उसकी जो पेमेंट है आपने 15 डेज 45 डेज जो भी आपकी टाइम लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग की है या नहीं। अगर वो आपने टाइमली पेमेंट नहीं की है तो ऐसे में वो परचेजेस वो एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ट्रेडर्स पर जो है यह रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टिल देयर इज नो क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको वेट करना चाहिए, जैसे ही कोई क्लियरिटी आपको मिलती है अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप जो है किसी भी वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स की जो पेमेंट्स है उनको क्लियर कीजिए, उसके बाद जो ट्रेडर्स है उनकी पेमेंट्स क्लियर कीजिए। और
कोशिश कीजिए कि जो ट्रेडर हैं उनकी भी पेमेंट जो है आप 15 डेज या 45 डेज के अंदर जो है टाइमली कर दें। अदरवाइज क्या है, एक ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया के अंदर जब तक कोई क्लियरिटी नहीं होती है तो यहाँ पर जो है कोई भी स्टैंड लिया जाता है तो मे बी कि डिपार्टमेंट आपके उसके अपोजिट स्टैंड अगर लेता है तो ऐसे में आपको जो है बहुत ह्यूज टैक्स लॉस हो सकता है। हालांकि उसके रिगार्डिंग जो आप जो लिटिगेशन है, जो भी आप अपील्स वगैरह फाइल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर बात करें लिक्विडिटी की तो ऐसे में लिक्विडिटी ब्लॉक ना हो तो आपको जो है कोशिश करनी चाहिए टाइमली पेमेंट आप कर दें। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ। व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली टैक्स अपडेट्स के लिए और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे केस लॉज की जो जजमेंट्स है, बहुत सारे नोटिस के जो रिप्लाईज है, उनके जो ड्राफ्ट है वो वहां पर आपके साथ शेयर किए गए हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।